अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स यानी सेकेंडरी मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करेंगे और जो एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरी के बारे में है। इसका जो पहला टॉपिक है वो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन किसे कहते हैं? ये वो फंक्शन होता है जो अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा जितने भी फंक्शन है उसे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। तो इसकी जो डिफिनीशन है, फंक्शन दैट आर नॉट अलजेब्रिक आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो फंक्शन या अलजेब्रिक होंगे और या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे। और इसमें कौन से फंक्शन होंगे? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो अलजेब्रिक छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शन है उसे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। और ये इसकी एग्जांपल है। सबसे जो पॉपुलर टाइप है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर ये बाकी भी। अब अलजेब्रिक फंक्शन कैसे कहते हैं? जिस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इस तरह अलजेब्रिक फंक्शन भी है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन इफ इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस स्टूडेंट कैसे कहते हैं? एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग और टेकिंग रूट्स। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और टेकिंग स्क्वायर रूट, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन की एग्जांपल है। तो जिस फंक्शन में ये अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा और साथ में क्या होगा? पोलिनोमियल। अलजेब्रिक ऑपरेशन किस पे होगा? पोलिनोमियल पे होगा, ऑन पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर पोलिनोमियल में अलजेब्रिक ऑपरेशन इस तरह सारी चीज़ें हों तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसकी एग्जांपल क्या है? x+5 जो लीनियर फंक्शन है हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल है बेसिकली। ये पोलिनोमियल जो है ना, अलजेब्रिक पोलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन का ही एक टाइप है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है 3x² + 4x - 7 और h of t is equal to 8t³ + 5t - 9 divided by t4 + 1। ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है और ये जो है ना ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसके बाद पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल इज़ बेसिकली ए टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब ये है कि हर एक पोलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होता है मगर हर अलजेब्रिक फंक्शन पोलिनोमियल नहीं होता। जिस तरह ये पोलिनोमियल नहीं है और ये दोनों पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल फंक्शन कैसे कहते हैं? ए पोलिनोमियल Pn(x). पोलिनोमियल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पोलिनोमियल Pn यानी नंबर ऑफ टर्म्स और वेरिएबल x is a function of the type of the form f of x is equal to an x power n an minus 1 x power n minus 1 up to an x plus a naught with n as a non-negative integer। n जो होगा ये नॉन नेगेटिव होगा और इंटीजर होगा, मतलब इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होंगे और n जो है ना ये नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होगी? वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे यानी होल नंबर होंगे, 0 1 2 3 हो सकते हैं वो। ठीक है, तो पोलिनोमियल में ये शर्त है कि वेरिएबल की पावर जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और इसमें जो an-1 अप टू a1 a0 ये हमारे पास कांस्टेंट्स होंगे। और अगर an 0 के बराबर नहीं है, ये जो an है ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो इस n को जी जो इसकी पावर है इस कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मतलब ये है कि पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1, क्योंकि इसके ऊपर 1 है ना यहाँ पे। ठीक है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। और ये पोलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं कह सकते। वैसे इसकी डिग्री अगर आपने वो करनी है तो फिर आपने इसको डिवाइड करना है इस पे। ठीक है, तो डिग्री सिर्फ पोलिनोमियल की हम लेते हैं। तो ये जो पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है इसमें जो n क्या है? इसकी डिग्री है, बशर्त ये कि an हमारे पास क्या होगा? ये नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।
अच्छा स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद जो थर्ड टाइप है, पहले हमने पढ़ा अलजेब्रिक, उसके बाद पोलिनोमियल, और इसके बाद जो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ऑलरेडी हम क्लास 11 में ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे। Trigonometric functions are the functions that describe the relationship between the sides and the angles of a right angle triangle। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके जो 3 साइड्स है, अगर ये हमारे पास थीटा है तो थीटा के एडजेसेंट साइड ये है, अपोजिट साइड ये, और हाइपोटेन्यूज ये। नॉर्मली हम इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर लेते हैं, मगर ये थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा यहाँ पे है तो फिर ये अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये फिर बेस हो जाएगा। मगर थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे एडजेसेंट यानी इसको हम बेस भी कहते हैं, और इसके जो अपोजिट साइड है उसे परपेंडिकुलर, और 90 एंगल के सामने जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो इस राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है उसका रिलेशनशिप इस एंगल के साथ क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर हम थीटा का साइन लें तो वो हमें क्या बताएगा? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मींस अपोजिट साइड को जब आप हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें उस एंगल का साइन बताएगा। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, अगर इसमें आप इसको कांस्टेंट कर लें बेस को, ठीक है, तो जितना आप इस परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड को ऊपर करेंगे उस हिसाब से हाइपोटेन्यूज भी ऊपर जाता जाएगा। तो इनके दरमियान जो रेशो है वो फिक्स है, मतलब दोनों एक ही रेशो से बढ़ेंगे। इसकी मिसाल ये है, सपोज़ कि अगर सपोज़ ये अपोजिट साइड 2 है और ये 4 है, तो अगर आप इसको 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, अगर आप 4 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 5 करेंगे तो 10, बशर्ते ये कि बेस आपके पास कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इसलिए इसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। तो बेसिकली ये दीज आर रेशोज, जो दो साइड से राइट एंगल ट्राइंगल के उनके रेशोज हमें बताता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद जो कास थीटा है वो एडजेसेंट, अगर हम बेस को डिवाइड करें हाइपोटेन्यूज पे तो वो हमें इस थीटा का कास बताएगा। इसी तरह टेंजेंट, कोसिकन, अगर आपके पास साइन और कास है तो बाकी चारों आप इधर से फाइंड कर सकते हैं इन दोनों से। किस तरह? टेन थीटा हमारे पास इसके भी बराबर है कि हम साइन को डिवाइड करें कास पे। कोसिकन हमारे पास जो है ना वो अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा है। सीकन हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ कास है। अगर आप सीकन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/, कास थीटा, कोटेंजेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये जो रेशोज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये हमें बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स है उसका रिलेशन बताते हैं एंगल के साथ, ठीक है। इसके बाद है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स ले तो इसे हम कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सिंपली डिफाइंड एज द इन्वर्स फंक्शंस ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? नॉर्मली हम इसको लिखते हैं आर्क साइन एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आर्क मीन्स इनवर्स, तो आर्क साइन एक्स मीन्स साइन इनवर्स एक्स। और इसके लिए शर्त ये है, एक्स आपने कहाँ से लेना है? -1 से लेकर 1 तक, इसमें -1 भी शामिल है और 1 भी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है वो 1 और -1 से लेकर -1 तक है, यानी उसमें 1 और -1 शामिल है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें 1 और -1 शामिल है। तो जब आप साइन इन्वर्स को आप जो वैल्यू दे सकते हैं वो 1 और -1 के दरमियान में ही होनी चाहिए अगर आप इसको देंगे, क्योंकि कभी कभी इस तरह आ जाता है हमारे पास कि आप फाइंड करें साइन इन्वर्स 2, अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसमें इस तरह आ जाए तो इसका क्या मतलब है? ये अनडिफाइंड है। ऐसा कोई एंगल नहीं है कि जिस पे हमें साइन जो है ना 2 वैल्यू दे। साइन हमें हर एक साइन को जो भी एंगल आप देंगे वो आपको क्या देगा? -1 से लेकर 1 तक वैल्यू, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं दे सकते। ना तो ये -1.1 दे सकता है, ना ये आपको 1.1 दे सकता है, क्योंकि ये रेशो से हम इसको कह सकते हैं। इसकी डायग्राम से इसकी एक्सप्लेनेशन ये है
कि जब आप साइन हमारे पास है अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, तो अगर आपके पास 1 से ज़्यादा वैल्यू आती है, इट मीन्स कि हाइपोटेन्यूज अपोजिट हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा हो गया है, मीन्स कि जो ये साइड है इस साइड से लंबी हो गई है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इस वजह से हमारे पास जो साइन या कास की वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में आती है। तो हम ये नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स 2 फाइंड करें, ये अनडिफाइंड है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई एंगल नहीं है कि जिस पे हमारे पास साइन की वैल्यू 2 हो। इस तरह कास भी कोई ऐसा एंगल नहीं है कि हम कह सकते हैं कि कास इनवर्स आप -1.5 फाइंड करें, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, आर काज इनवर्स एक्स मीन्स काज इनवर्स एक्स, और एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, क्योंकि इसका जो साइन काज एक्स का जो रेंज है वो हमारे पास 1 और -1 के बीच में है, उसमें 1 और -1 शामिल है। टेन इनवर्स को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेन जो है ना वो हमारे पास किसके बराबर है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अगर आपके पास 10 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स के अपोजिट साइड लंबा है और एडजेसेंट साइड छोटा है, तो उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। अगर कम वैल्यू है तो फिर एडजेसेंट साइड लंबा है और अपोजिट साइड छोटा है, ठीक है। इस तरह आर्क को सीकन एक्स, साइन को जब आप रिसिप्रोकल लेंगे, इसको आप उल्टा करेंगे, 1 ओवर साइन लिखेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्क को सीकन या को सीकन इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो 1 या 1 से ज़्यादा होगी और -1 से कम होगी। क्यों? क्योंकि जब आप -1 और 1 के बीच में कोई नंबर 1 पे डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास 1 और -1 से के दरमियान में नहीं आ सकता, इनसे या ज़्यादा आएगा या कम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 पे डिवाइड करते हैं 0.1 तो उससे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये नंबर जो है ना -1 और 1 के बीच में है, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा अगर पॉजिटिव है तो 1 से ज़्यादा होगा, अगर नेगेटिव है तो -1 से कम होगा। आप इसको मैथमेटिकली आप जब आप इससे लिखेंगे तो खुद ही आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आर्क टेन इनवर्स आर्क टेन एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये कर चुके हैं, कोसिकन भी हो गया। आर्क सीकन इनवर्स आर्क सीकन एक्स इज इक्वल टू सीकन इनवर्स एक्स। सीकन जो है ना हमारे पास कास का रेसिप्रोकल है, जब आप कास को उल्टा करेंगे 1 ओवर कास लिखेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, सीकन कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से ज़्यादा और -1 से कम है। सेम को सीकन इनवर्स की तरह सीकन की भी वैल्यू जो है ना 1 से ज़्यादा और -1 से कम है, क्योंकि कास की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 और -1 के बीच में। तो जब आप ये वैल्यू 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा या तो 1 से ज़्यादा होगा या -1 से कम होगा। इसी तरह आर्क कोटेन एक्स जो है ना वो हमारे पास एक आर्क कोटेन एक्स इज इक्वल टू कोटेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसमें जो आर होगा वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्सप्लेनेशन वही है जो अभी मैं कर चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। An equation of the form f of x is equal to b power x and b is greater than 0, b is not equal to 1। अगर कोई नंबर है यहाँ पे, उसके ऊपर वेरिएबल है, नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर या कौन सा भी नंबर है रियल नंबर, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, उसके ऊपर अगर वेरिएबल है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि b 0 से ज़्यादा होगा, यानी b पॉजिटिव होगा, और b 1 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 आ गया तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी 1 हो जाएगा टोटल। अच्छा, और इसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि क्यों पॉजिटिव होगा। b इज़ ए पॉजिटिव कांस्टेंट डिफाइंस एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अगर b 0 से ज़्यादा है, b 1 के बराबर नहीं है, मीन्स b इज़ ए पॉजिटिव कांस्टेंट। डोमेन ऑफ f of x इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। व्हाट इज़ मेंट बाय डोमेन ऑफ f of x? इट मीन्स कि आप x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, कुछ भी आप इसके डोमेन में पुट कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो नंबर के ऊपर पावर होगी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड द रेंज ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड द रेंज ऑफ द सेट एंड द रेंज इज द सेट ऑफ
ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका जो रेंज है वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से हमारे पास नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस पॉजिटिव ली है, तो बेस अगर पॉजिटिव है, ऊपर पावर नेगेटिव भी हो जाए तब भी रिज़ल्ट कम हो जाएगा मगर नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर है, और इसका जो रेंज है यानी इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और इसकी रीज़न क्या है कि हम जो कांस्टेंट है ये b, ये हम नेगेटिव नहीं लेंगे। ये रीज़न ये है, वी रिक्वायर बेस टू बी पॉजिटिव टू अवॉइड इमेजिनरी नंबर। अगर हमने बेस यहाँ पे नेगेटिव ले लिया और उसके ऊपर पावर में फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जिस तरह -2 पावर 1/2 से -2 स्क्वायर रूट आता है, और जो बराबर है 2 स्क्वायर रूट आयोटा के। और इसको हम क्यों इमेजिनरी लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे -2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, मींस नेगेटिव नंबर जो है वो किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है, इस वजह से इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस के किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर वेरिएबल बेस ई। अगर यहाँ पे ये b की जगह पे हम e लगा दें तो हम ये क्या हो जाएगा, बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इज इक्वल टू e पावर x, जो कांस्टेंट b है उसके जगह पे एक नंबर आ गया e, जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा व्हाट इज़ e। तो अगर यहाँ पे b की जगह पे e आ गया, उसके ऊपर वेरिएबल पावर आ गई, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस e। y is equal to e power x is the exponential function with base e. The base e is an irrational number. ये एक irrational number है e, like pi। जिस तरह pi हमारे पास एक irrational number है जो हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो डेसिमल फॉर्म में जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसी तरह e भी pi की तरह एक irrational number है। It cannot be represented by a finite डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल में लिखते हैं तो इसके जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो फाइनाइट नहीं होगी, इन्फिनिट होगी, और दूसरे कि ये नॉन रिपीटिंग होगी। ई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ई को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ई के बराबर है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 + 1/x पावर x, और x टेंस टू इन्फिनिटी, यानी बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तो इतना ही आप e की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके आप करीब हो जाएंगे। इसकी जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है वह 2.71828 और इस तरह। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो डेसिमल के बाद है ना, ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, और जितनी x की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी अप्रॉक्सीमेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो ये था e की वैल्यू, और e अगर बेस में है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस e कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है लॉगरिथमिक फंक्शन। द इनवर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हमारे पास द इनवर्स ऑफ ए, सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, द इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। द इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इन्वर्स होता है उसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। सब जिस तरह ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू 2 पावर x इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड अगर हम x और y की जगह चेंज कर दे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा इसका। तो x यहाँ पे आ जाएगा, y इसके ऊपर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पावर y इज द इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड वी कॉल इट एज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन किसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स को। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 2 पावर y, ये इसका इनवर्स भी है और इसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहते हैं। और हम इसको लिखते किस तरह है, x इज इक्वल टू 2 पावर y, इसमें बेस हमारे पास क्या है 2, वैल्यू है x, पावर है y। इफ़ एंड ओनली इफ़ x हमारे पास क्या है वैल्यू,
2 हमारे पास है बेस और ये हमारे पास पावर, तो 2 पावर y इज इक्वल टू एक्स। अगर 2 पावर y x के बराबर है तो log बेस 2 x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। स्टूडेंट्स इसके बाद है कॉमन लॉगरिथम। वो तो काफ़ी कॉमन है, जो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो कॉमन लॉगरिथम में जो हमारे पास बेस होता है वो 10 होता है। ठीक है, तो ऐसा लॉग जिसमें बेस 10 हो तो उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। तो y इज इक्वल टू लॉग बेस 10x मीन्स 10 पावर y इज इक्वल टू x। ये बेस, ये पावर और ये वैल्यू 10 पावर y इज इक्वल टू x, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है एक दो। log 1000 इज इक्वल टू 3, यानी 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ये इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इसमें कितने जीरो है, 3, तो ये 3। 0.1, तो 10 की पावर क्या लिखें कि हमारे पास 0.1 आ जाए। तो 10 की पावर अगर आप -1 लिखते हैं तो यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0.1 के। मीन्स कि 10 पावर -1 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में जो बेस होते हैं वो हमारे पास e होता है। नेचुरल लॉगरिथम्स आर लॉगरिथम्स विद बेस e। तो y इज इक्वल टू ln x मीन्स यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, e। तो e पावर y इज इक्वल टू x, e पावर y इज इक्वल टू x रीड्स एज ln ऑफ x। इसको हम किस तरह लिखते हैं, किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, ln ऑफ x। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, log x y मीन्स 10 पावर y इज इक्वल टू x। ln ऑफ x मीन्स e पावर y इज इक्वल टू x, e पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर इस लॉग के साथ यहाँ पे हम e लगा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन किसे कहते हैं, हमारे पास जो बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शंस है वो हमारे पास ये है, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। काज में फिर हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। 10 हाइपरबोलिक्स में आप साइन को कॉस पे डिवाइड करें, दिस डिवाइड बाई दिस, 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसकी जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है वो हमारे पास है, काज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और हाइपरबोलिक के बगैर हमारे पास यहाँ पे साइन कौन सा होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और काज हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू काज हाइपरबोलिक एक्स प्लस काज हाइपरबोलिक वाई। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होता है अगर हाइपरबोलिक ना हो, मगर यहाँ पे हाइपरबोलिक में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। और यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोलिक का और उसके बगैर जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोनों का फार्मूला सेम है, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कास हाइपरबोलिक वाई प्लस कास हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो यह हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में था। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। आई थिंक ये पहले वीडियो में हम कर भी चुके हैं, दोबारा इसको देख लें। इफ़ y is equated to an expression involving only x terms, then we say that y is expressed explicitly in terms of x। अगर किसी फंक्शन में y को एक्सप्रेस किया गया हो सिर्फ x के टर्म्स में, ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। मीन्स एक साइड पे y है और दूसरी साइड पे सिर्फ x वाले टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर एक्सप्लिसिट फंक्शन। But sometimes we have an equation connecting x and y, but it is impossible to write in the form of y is equal to f of x। यहाँ पे देखें कि y is equal to f of x ये सारे x की फंक्शन है। ठीक है, मगर अगर हमारे पास इस तरह फंक्शन हो या इक्वेशन हो y is equal to x cube minus y cube, ये अभी यहाँ पे x और y को सेपरेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते या फंक्शन या इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन।
फॉर एग्जांपल ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें भी आप देख लें कि आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि एक जगह पे वाई हो और बाकी सारे एक्स दूसरी साइड पे आ जाएं। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इन दिस केसेस वी से दैट वाई इज एक्सप्रेस इम्प्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट में y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x ओनली, साथ में कांस्टेंट, और इम्प्लिसिट में x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसके बाद है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे कहते हैं? इट इज़ समटाइम यूजफुल टू डिफाइन द वेरिएबल x एंड y इन ऑर्डर्ड पेयर x y सो दैट दे आर ईच फंक्शंस ऑफ सम अदर वेरिएबल से t। यहाँ पे देखें कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। आप डोमेन में x देंगे आपको y मिलेगा, मगर x और y यहाँ पे y डिपेंड करता है x पे, बट x और y किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है, सपोज t पे। तो हम इसको, अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो कि x y ऑर्डर्ड पेयर और x बराबर हो f ऑफ t, यानी x इज़ फंक्शन ऑफ t and y is a function of also t, the variable t in the domain of functions f and g is called a parameter, and x is equal to f of t and y is equal to g of t are called the parametric equations. Parametric equation या function में ये होगा कि जो y है वो x पे डिपेंड करता है, मगर x किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है, सपोज t पे। ठीक है, तो यहाँ पे y x पे डिपेंड करता है और x और y फिर अगेन t पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये शायद आगे क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसमें फिर ये इजी होगा, स्पेशली हम जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस का, तो उसमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपली आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई वो फिर t पे डिपेंड करता है, यानी x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो इसको हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ये पैरामेट्रिक फंक्शन की जो एग्जांपल है, इससे पैरामेट्रिक फंक्शन और भी क्लियर हो जाएगा। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन x ऑफ t y ऑफ t। x और y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो फिर t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो 3 माइनस टी और 2t, मीन्स x ऑफ t इज इक्वल टू 3 माइनस टी और y ऑफ t इज इक्वल टू 2t फॉर ऑल t कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। द ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट एक्स वाई। ग्राफ बनेगा एक्स वाई पॉइंट से, और एक्स वाई पॉइंट कहाँ से आएंगे? विथ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस टी एंड वाई इज इक्वल टू 2t। ग्राफ इन पॉइंट से बनेगा और ये पॉइंट आएंगे यहाँ से। ठीक है, और ये पॉइंट जहाँ से आएंगे उसके लिए हम t वैल्यू देंगे कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हम t 0 पुट करें तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप पुट करें, यहाँ पे t 0 पुट करें तो ये 3 हो जाएगा x और y हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर t हम 1 पुट करें यहाँ पे तो 3 माइनस 1 2, और t 1 पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एज वेल। ठीक है, 2। अच्छा, अगर t हम 2 पुट करें, यहाँ पे 2 पुट करें तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करें तो ये 4 हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रा करें तो 3 0, x 3 है और y 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्राफ तो ये हो गया। ठीक है, और अगर 2 2 है, सॉरी यहाँ पे मैं लगाना भूल गया, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी आप ड्रा कर लें, तो ये 2 2 हो गया, यानी यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास था t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 पुट किया था तो हमारे पास ये 2 2 पॉइंट्स आए थे। जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास जो पॉइंट है 1 4, तो 1 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको भी आप ड्रा कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 0 से ये वेक्टर आ गया था, t इज इक्वल टू 1 से ये, और t इज इक्वल टू 2 से ये। अब इनको आप मिला दें,
ठीक है। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। अब इसका जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर है? अगर आप इसको देखें, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है ना, क्योंकि ये दोनों इसका और ये पैरेलल है। तो और ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास? -1 और 2। तो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दिस वन। तो इसका जो यूनिट वेक्टर हो गया है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है ना इसका, वो इन द डायरेक्शन ऑफ -1 2। ठीक है। अगर हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो उसका जो डायरेक्शन है वो इसमें होगा, -1 2 के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है अगर वो पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल हो एक ही डायरेक्शन में। वैसे अपोजिट भी हो सकते हैं, मगर वो अपोजिट हो तो फिर वो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 180 का होगा। अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 होगा और इनका डायरेक्शन इस सिचुएशन में ये सेम होगा। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है स्टूडेंट्स।